Hello everyone. Let's start with the next topic of theory of production, that is the law of variable proportion. The law of variable proportion is also known as return to a variable factor. इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसके पीछे जो भी बेसिक है या लॉजिक है उसके बारे में बात करना चाहूँगी ताकि आप इसको समझ सकें, दैन इसे डिफाइन कर सकें। मान लीजिए आपके पास में एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, पीस ऑफ लैंड। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन शॉर्ट रन, दैट इज आवर फर्स्ट अजम्पशन। ये लॉ सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? शॉर्ट रन टाइम पीरियड के लिए। एंड शॉर्ट रन टाइम पीरियड इज अ टाइम पीरियड इन विच some factors are variable and some remains fixed. That means at least one factor remains the same. तो जो ये लैंड है हमें मानेंगे दैट इज फिक्स फैक्टर, हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एफ यूज फॉर फिक्स फैक्टर। अब इनिशियली इस पे हमने वेरिएबल फैक्टर अप्लाई करना स्टार्ट किया। वेरिएबल फैक्टर, इस एग्जांपल में वेरिएबल फैक्टर है हमारे लिए लेबर, ठीक है ना। और हम चेंज सिर्फ किस में करेंगे? एक फैक्टर में चेंज करेंगे। तो इस एक फैक्टर दैट इज लेबर को चेंज करने का क्या इफेक्ट आएगा प्रोडक्शन पर, वो हमें देखना है ना। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड रिटर्न टू अ फैक्टर। यहाँ रिटर्न का मतलब है प्रोडक्शन से, और एक फैक्टर में चेंज करने पर आपको किस तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं ये कौन एक्सप्लेन करता है? ये लॉ एक्सप्लेन करता है। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर। तो लेबर वेरिएबल फैक्टर रहेगा, लैंड फिक्स फैक्टर रहेगा। लैंड को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। हमने इसमें फर्स्ट लेबर को अपॉइंट किया, ठीक है। फर्स्ट लेबर ने काम करना स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो अभी सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर, एक ही लेबर काम कर रही है, बाकी का पूरा फार्म क्या पड़ा हुआ है? अनयूज्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी आप पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास में एक लेबर है तो आपने इस फार्म का एक हिस्सा निकाल के उसे दे दिया और आपने बोला कि इसी में आप फार्मिंग कर लो और बाकी का छोड़ दो, बिकॉज फिक्स फैक्टर आर इनडिविजिबल। हम उसे बांट के तोड़ के यूज़ नहीं कर सकते, तो बाकी के पूरे फार्म की जो एफिशिएंसी है वो अनयूटिलाइज्ड है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस पर हमें और लेबर लगानी चाहिए। हमने सेकेंड लेबर लगाई, प्रोडक्शन और बढ़ा, ठीक है। अब एक एक लेबर जो प्रोडक्शन करती है, दैट मीन्स द चेंज इन टोटल ड्यू टू यूज ऑफ वन एडिशनल फैक्टर इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। तो हर एक लेबर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो फिक्स फैक्टर अभी तक अनयूज था ड्यू टू इनडिविजिबिलिटी, उसका बेटर यूटिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमने थर्ड लेबर अपॉइंट किया, फोर्थ अपॉइंट किया, फिफ्थ अपॉइंट किया, सिक्स अपॉइंट किया। तो फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स जैसे जैसे हमने इंक्रीज किए ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, बिकॉज फिक्स फैक्टर इज इनडिविजिबल। तो बेटर यूटिलाइजेशन की वजह से मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हुआ? बढ़ा, इंक्रीज हुआ, ठीक है। लेकिन दैट इज ऑप्टिमम लेवल। 1:6 अगर हम बोले कि 1 फिक्स्ड फैक्टर एंड 6 वेरिएबल फैक्टर, दैट इज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। अब अगर आप इसमें 7th लेबर को लगाते हो तो उसके काम करने की जगह कहाँ है? अगर आप 7th लेबर को इसमें अपॉइंट करते हो तो उसका मार्जिनल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या? 6 लेबर तो ऑप्टिमम थी ना, सफिशिएंटली काम हो रहा था, ऑप्टिमम काम हो रहा था। लेकिन बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल भी अगर हम इसमें वेरिएबल फैक्टर और लगाते हैं, 7th लेबर, 8th लेबर, 9th लेबर, क्या उनकी ज़रूरत है? उनकी ज़रूरत नहीं है। उनका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा? 0 होगा। फिर भी हम लेबर को लगाने की कोशिश करेंगे 9, 10, 11, 12, तो क्या होगा? जो लेबर अभी प्रॉपरली काम कर पा रही थी वो भी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी। ये नेक्स्ट लेबर उनको कहीं ना कहीं क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के बियॉन्ड जा चुके हैं, ठीक है। दूसरा, इस पूरे लॉ में हमारी ये अजम्पशन रहेगी कि फिक्स फैक्टर इज़ नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। हम फिक्स फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हम एक नया लैंड परचेज नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाते तो ये एडिशनल लेबर को दूसरे लैंड में एम्प्लॉय कर लेते, हमें फिर से हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाते, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बियॉन्ड द ऑप्टिमम लेवल भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो पहले 0 हो जाएगा और उसके बाद में वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है, अगर अब हम इसको बोले कि दैट इज़ अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, तो वेरिएबल प्रपोर्शन सिंपली ये बोलता है कि जब आप एक फिक्स फैक्टर पर
वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हो तो इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है, बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट स्टार्ट डिक्लाइन, ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि हम चेंज किसका देखेंगे, एक फैक्टर का। तो व्हाट इज दिस लॉ सेज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग इन वेरिएबल फैक्टर कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, इनिशियली MP rises but after reaching a certain level of employment it start decline, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कोई भी लॉ बिना अजम्पशंस के कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे हमारी फर्स्ट अजम्पशन थी कि इट ऑपरेट्स ओनली इन शॉर्ट रन वेदर एटलीस्ट वन फैक्टर्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और अजम्पशंस हैं जिन पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपकी जो लेबर है, फर्स्ट और सेकंड लेबर अनस्किल्ड है लेकिन आपकी थर्ड लेबर स्किल्ड है, ठीक है, उसके काम करने की एफिशिएंसी दूसरों से ज़्यादा है, तो फिर आपका प्रोडक्शन गिरेगा नहीं, आपका प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा। या मान लीजिए बीच में आपने टेक्नोलॉजी चेंज कर ली तो फिर प्रोडक्शन गिरने की बजाय क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा। तो हमें ये मानना होगा कि टेक्नोलॉजी पूरे टाइम सेम रहेगी, सारे लेबर्स की एफिशिएंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसी कुछ चीज़ों को हमें अज्यूम करना पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो कौन कौन सी अजम्पशंस हैं देखो, इट ऑपरेट्स ओनली इन शॉर्ट रन, एप्लीकेबल टू ऑल फिक्स फैक्टर, ये सारे फिक्स फैक्टर पर एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग लैंड। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन कंबाइन विथ फिक्स फैक्टर। देखो ये डिफरेंट यूनिट्स कंबाइंड हो रही है फिक्स फैक्टर के साथ में, कैसे, फिक्स फैक्टर तो हमेशा एक है लेकिन वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है। फिक्स फैक्टर लैंड वो हमेशा सेम है लेकिन इनिशियली वेरिएबल फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस तरीके से देखो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स का प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिक्स फैक्टर कैन बी कंबाइंड, वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर एंड दिस रेशियो इज कंटिन्यूसली चेंज, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, इस तरीके से ये रेशियो, ये प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है ना। इसीलिए इस लॉ का नाम क्या है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का प्रोपोर्शन जो है वो चेंज हो रहा है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स द सेम एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। सारी लेबर के काम करने का जो तरीका है, जो स्किल है वो सेम है और बीच में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। इन सारी अजम्पशन पर बेस्ड होकर हम ये बोल सकते हैं कि जब एक फैक्टर को हम चेंज करते हैं व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम, तो इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट स्टार्ट डिक्लाइन, उसके बाद में मार्जिनल प्रोडक्शन गिरने लग जाता है, ठीक है। दैट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाउ दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। स्केड्यूल और डायग्राम से समझते हैं। हमने फिक्स फैक्टर लिया, देन वेरिएबल फैक्टर, हमें एक ही फैक्टर को चेंज करना है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्शन देखना है। तो मैं टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों बता रही हूँ कैसे निकलेंगे, ठीक है। हम इसमें एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, एवरेज प्रोडक्शन भी, ताकि आप तीनों के पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ लें कि शॉर्ट रन में ये तीनों प्रोडक्शन किस तरीके का पैटर्न शो करते हैं। तो फिक्स फैक्टर तो हमें कांस्टेंट ही लेना है, वेरिएबल फैक्टर को 1 by 1 चेंज करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इस टेबल को फिल करने का तरीका मैंने बताया था आपको कि मार्जिनल प्रोडक्शन का एक पैटर्न ध्यान रखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है, डिक्लाइन होकर 0 हो जाता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। तो उसी पैटर्न के बेसिस पर हम टीपी और एपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनिशियली 10, 20, 30, देन 20, 10, 0, -10 एंड -20। हमने MP के एक पैटर्न को फॉलो किया। अब MP के अकॉर्डिंग हम TP कैलकुलेट कर सकते हैं। तो TP कैसे कैलकुलेट होगा, 10, 10 + 20, 30, 30 + 30, 60, 60 + 20, 80,
प्लस 10 90 प्लस 0 90, देन ऐड करेंगे -10 तो 80, ऐड करेंगे -20 तो 60. Now AP is TP divided by variable factor. 10 divided by 1 10, 15 20 20, ठीक है. देन 18 15 11.3 ले लेते हैं, एंड लास्ट 8 डिवाइड बाय 60 7.5, इस तरीके से, ठीक है. दिस इज स्केड्यूल. अब स्केड्यूल में देखो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी. क्या नज़र आ रहा है? टीपी इंक्रीज़ होता है, मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद में कम हो जाता है. एपी भी इंक्रीज़ होता है, उसके बाद में डाउन. एमपी इंक्रीज़ होता है, डिमिनिश होने के बाद में ज़ीरो. ये ज़ीरो कब होता है? व्हेन टीपी इज़ मैक्सिमम, एमपी इज़ ज़ीरो, और उसके बाद में नेगेटिव हो जाता है. ए बी नेवर, नेवर कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है ना. एमपी नेगेटिव हो सकता है, और इस लेवल पे देखो एपी और एमपी दोनों क्या है? इक्वल है. तो ये कुछ चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, इनको हम डायग्राम में समझते हैं और अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 3 स्टेजेस. The first stage is law of increasing return, the second stage is called law of diminishing return, and the third stage is called law of negative return. ठीक है. तो पहले मैं डायग्राम में उसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि फर्स्ट स्टेज कहाँ है, सेकंड थर्ड कहाँ है, और अकॉर्डिंगली फिर हम इस स्केड्यूल में भी मार्क करेंगे. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का डायग्राम बनाने के लिए हमें तीनों कर्व्स बनाने पड़ेंगे. एमपी नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए हमने नेगेटिव एक्सिस भी लिया है, ठीक है. प्रोडक्शन एक्स एक्सिस पर वेरिएबल फैक्टर, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और वाई एक्सिस पर तीनों प्रोडक्शन टीपी, एपी एंड एमपी, ठीक है. तो हम 10 का गैप लेते हैं, 40 50 60 70 80 और 90. और एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं 1 to 8, 2 3 4 5 6 7 8. माइनस में भी है, इसलिए -10 एंड -20, ठीक है. अब हम इसमें प्लॉट करते हैं. सबसे पहले हम इसमें प्लॉट कर रहे हैं टीपी. व्हेन वेरिएबल फैक्टर इज 1, टीपी इज 10, देन 2 पे 30, 3 पे 60, 4 पे 80, 5 पे 90, 6 पे भी 90, 7 पे 80 एंड 8 पे 60, ठीक है. तो जब हम इसे मिलाएंगे, दिस इज टीपी. द शेप ऑफ द टीपी कर्व इज इनवर्स यू शेप. नाउ एपी को प्लॉट करते हैं. व्हेन वेरिएबल फैक्टर इज 1, एपी इज 10, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, देन 15, देन 20, देन अगेन 20, देन 18, देन 15, 11 point something, and then 7.5. ठीक है. अब हम इसे मिलाते हैं.
AP curve. It never touches the x-axis. And now we plot marginal production MP. Started with 10, then 20, थ्री पे 30, 4 पे 20, 5 पे 10, 6 पे 0, 7 पे -10 एंड देन -20. ठीक है, अब इसे मिलाते हैं. दिस इज एमपी कर्व. ठीक है, टीपी, एपी एंड एमपी. अब हम इस डायग्राम में तीनों स्टेजेस को एक्सप्लेन करते हैं. द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज एक्सप्लेन इन 3 स्टेजेस. द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. इंक्रीजिंग रिटर्न कहाँ तक होते हैं? देखिए, this stage where AP equal to MP and AP is maximum, this stage is called first stage. First stage, the law of increasing return. The second stage where MP gets 0 and TP is maximum. This stage is called second stage and the last one is called third stage of negative return. ठीक है, तो अब देखिए इसे समझते हैं. फर्स्ट स्टेज, द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. दिस स्टेज स्टार्ट विद, आप इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. इनिशियली तीनों 0 होते हैं और फिर तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं. तो दिस स्टेज स्टार्ट विद द ओरिजिन ended where AP is equal to MP and AP is maximum. AP maximum and AP equal to MP is this level. ठीक है, initially TP start with TP increasing with increasing return. ओरिजिन से लेके यहाँ तक. ठीक है, ये शेप थोड़ा सा बाहर की तरफ है. इस स्टेज पर यहाँ से दिस इज कॉल्ड, जहाँ तक एमपी मैक्सिमम होता है वो पॉइंट टीपी पर उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन टीपी तक एमपी क्या होता है? मैक्सिमम होता है. एमपी इज मैक्सिमम. उसके बाद में एमपी गिरना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो 0 से लेके हम नाम दे देते हैं. अगर हम 0 से लेके यहाँ तक ए पॉइंट नाम दें तो फ्रॉम 0 टू ए, दैट इज कॉल्ड स्टेज 1, द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. टीपी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेट. आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इट इंक्रीजेज विद डिमिनिशिंग रेट. यहाँ से टीपी इंक्रीज होता है लेकिन रेट हो जाती है डिमिनिशिंग. इंक्रीजेज विद डिमिनिशिंग रेट. ठीक है, that is 0 to A. Now after increasing return AP भी गिरने लग जाता है और MP भी गिरने लग जाता है. दोनों कम होते हैं. That's why this stage is called law of diminishing return. In this stage AP decreases, MP decreases, reaches to 0 and TP increases with diminishing rate. इस स्टेज के एंड पर TP मैक्सिमम हो जाता है, MP 0 हो जाता है. ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें, इसे हम B नाम दे देते हैं. तो आफ्टर B पॉइंट, दैट इज थर्ड स्टेज,
दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दिस स्टेज एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव। टीपी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, एपी भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एपी कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, जीरो नहीं होगा, और एमपी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम जीरो टू ए इंक्रीजिंग रिटर्न, फ्रॉम ए टू बी डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड बी ऑनवर्ड्स। ये स्टेज तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हम इसमें वेरिएबल फैक्टर को लगाते रहेंगे। तो ये जो लास्ट स्टेज है वो कंटिन्यू रहेगी, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो किसी भी प्रोड्यूसर को न तो फर्स्ट स्टेज में काम करना चाहिए न थर्ड स्टेज में। थर्ड में तो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एमपी निगेटिव हो चुका है, टीपी कम हो रहा है, इसमें काम नहीं करना चाहिए। फर्स्ट में इसलिए काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इनिशियली अगर आपने सिर्फ कम वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ किया है तो आपके फिक्स फैक्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, अनयूज कैपेसिटी रह जाएगी। दैट्स वाई द आइडियल स्टेज ऑफ द ऑपरेशन इज सेकेंड स्टेज। किसी भी प्रोड्यूसर को सेकेंड स्टेज में ही रन करना चाहिए। द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस और इकोनॉमिक एब्सर्डिटी। इकोनॉमिक नॉनसेंस की स्टेज है, द आइडियल स्टेज इज स्टेज सेकेंड। ठीक है, तो दैट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। चलिए अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट होने के रीज़न क्या है। what are the reason behind law of increasing return, diminishing return और negative return? that means marginal production initially बढ़ता है, उसके बाद में मैक्सिमम पे आने के बाद वो कम होता है और निगेटिव हो जाता है। इसके पीछे क्या रीजंस है? ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है, डीपी टोटल प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, तो हम नॉर्मली बात करें कि ये सारे प्रोडक्शंस क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि इनिशियली हमारे पास में जो फिक्स फैक्टर था वो अंडर यूटिलाइज था, बिकॉज फिक्स फैक्टर आर इनडिविजिबल। हम उनको तोड़ के, जैसे एक प्लांट है, एक मशीन है और उस पर 10 लेबर ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं उसे, दैट इज़ द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर उसे एक ही लेबर ऑपरेट कर रहा है तो इसका मतलब द फैक्टर इज अंडर यूटिलाइज्ड। तो हमारी कॉस्ट क्या होनी है, बढ़नी है, हमारी एफिशिएंसी क्या होनी है, कम होनी है। अब हम प्लांट को तोड़ के अलग तो नहीं कर सकते कि एक लेबर ऑपरेट कर रही है तो उतना ही प्लांट यूज़ करें, बाकी को सेव करके अंदर रख लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इनिशियली जब हम फिक्स फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हैं तो जो फिक्स फैक्टर अभी तक अंडर यूटिलाइज था उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि फिक्स फैक्टर इनडिविजिबल होते हैं, हम उन्हें बांट के तोड़ के सेपरेट नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को, जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। प्लस जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हैं, जैसे हमने लेबर को बढ़ाया, तो हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही पर्सन सब तरह का काम करे, या वो अकाउंट्स भी संभाले, वो कॉस्ट भी देखे, ठीक है, वो मैनेजमेंट भी संभाले, वो शॉप पे भी बैठे, वो स्टॉक की भी काउंटिंग करे, वो लॉजिस्टिक भी देखे, तो एफिशिएंसी नहीं आनी। लेकिन अगर यही काम एक टीम मिलके करे तो उसमें एक पर्सन एक पर्टिकुलर काम को संभालेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। और स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलना स्टार्ट होंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो इनिशियली ड्यू टू indivisibility of fixed factor and better utilization of fixed factor with increased efficiency of variable factor, हमें कौन से रिटर्न मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिटर्न हमें कब तक मिलेंगे, एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन तक। जब हम इस ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पर पहुंच जाएंगे, जैसे मान लीजिए 1:10 का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन था प्लांट पे, लेकिन आपने फिर भी उसमें 11th लेबर लगाया, आपने 12th लेबर लगाया, तो इस 11th और 12th लेबर का मार्जिनल प्रोडक्शन क्या इनकी ज़रूरत थी उस प्लांट में काम करने के लिए, क्या स्पेस था, नहीं था, फिर भी आपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ किया। तो जब हम एक बियॉन्ड हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन चले जाएंगे, हमारा फिक्स फैक्टर एग्जस्ट होने लगेगा और हमें इंक्रीजिंग की जगह पर डिमिनिशिंग रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न? से व्हेन वी वर्क बियॉन्ड द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड देयर इज अ अजम्पशन। हमने स्टार्टिंग में इस चीज़ को क्लियर किया था कि फैक्टर्स आर नॉट
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। कैपिटल की जगह पर लेबर और लेबर की जगह कैपिटल हम एक लिमिट तक एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट बियॉन्ड आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लिमिट हम कैपिटल को लेबर से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हम लेबर बढ़ा रहे हैं, उसकी जगह पर हम कैपिटल नहीं बढ़ा सकते, हम प्लांट या मशीनरी नहीं खरीद सकते। सो बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर इम्परफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर, वी गेट डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, और डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होने लगेगा, मार्जिनल प्रोडक्शन भी गिरेगा और एवरेज प्रोडक्शन भी गिरेगा। ठीक है, the third stage where MP gets negative, that's why this stage is called law of negative return. So what are the reasons behind law of negative return? अब हमारा फिक्स फैक्टर पूरी तरीके से एग्जिस्ट हो चुका। हमने एक प्लांट पर 1:10 का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रखा, हमने 11th लेबर लगाई, 12th लेबर लगाई, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न मिलना स्टार्ट हुए। अब हमने 13 भी लगाई, 14 भी लगाई, 15 भी लगाई, 16 भी लगाई, तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग लेबर काम कर रही थी वो भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगी, वो लोग भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे। जब वो भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और जब टोटल प्रोडक्शन गिरेगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होने लगेगी, नेगेटिव होने लगेगी। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न? से डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि एग्जिस्टिंग लेबर भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगी, हमें स्पेशलाइजेशन के जो बेनिफिट स्टार्टिंग में मिल रहे थे वो मिलना बंद हो जाएंगे। एंड देयर इज़ अ पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, क्योंकि हमारा फिक्स फैक्टर पूरी तरीके से एग्जिस्ट हो चुका है और हमने उसमें ज़रूरत से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को अपॉइंट कर दिया है। तो इन रीजंस की वजह से हमें क्या मिलते हैं, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। सो दीज आर द रीजंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।